नमस्कार। आज की हमारी कक्षा है महाकवि कालिदास के बारे में। वैसे तो महाकवि कालिदास अपने आप में ही भारत के महानतम कवियों में से एक हैं और इनका वर्णन अधिकतर साहित्य और संस्कृत साहित्य के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन आपकी जो कक्षा बीए पाठ द्वितीय है, उसकी भारतीय संस्कृति के इतिहास के सेक्शन बी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है महाकवि कालिदास और उनकी रचनाओं के बारे में। तो आज की ये कक्षा इसी के विषय में है। तो आइए हम जानते हैं महाकवि कालिदास के जीवन और उनके कृतित्व के बारे में। महाकवि कालिदास, जैसा सभी को विदित है, भारत के श्रेष्ठतम कवियों में से एक थे। संस्कृत भाषा के विद्वान। इनको कहा जाता है महाराज विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक थे और श्रृंगार रस की रचनाओं के लिए विशेष रूप से जाने जाते थे। और इनकी जो श्रृंगारिक रचनाएँ हैं, वो बहुत ही भावपूर्ण हैं और जो श्रोता हैं या जो पाठक हैं, वो इनको बहुत आनंदित होते हैं इनको पढ़ के। और इनका साहित्य जो है वो आदर्शवादी भी है और नैतिक मूल्य भी है। इनकी रचनाएँ भारत की पौराणिक कथाओं पर आधारित है। जो इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, वो इनके द्वारा लिखी गए नाटक महाभारत के जो आख्यान है, उसकी एक कहानी से प्रेरित है, जिसको उन्होंने एक नया कलेवर और एक नया रूप प्रदान किया है। और इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं और इनके जो नाटक, इनके जो ग्रंथ हैं, वो विश्व में प्रसिद्ध हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सबसे महान रचना मानी जाती है। कालिदास के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है और इनके बारे में जो अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में कहा गया है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्यम शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकम तत्र श्लोक चतुष्टयम। यानी कि सभी काव्यों में नाटक सबसे प्रसिद्ध हैं। उन नाटकों में भी शकुंतला सबसे प्रिय है, जो अभिज्ञान शाकुंतलम है। उसके भी चतुर्थ अंक जो है वो सबसे अधिक वाग विलास से युक्त है और उसका भी जो चौथा श्लोक है वो सबसे अच्छा लिखा गया है, जिसमें ऋषि कण्व शकुंतला को विदा कर रहे हैं और उसमें जिस तरह के भावों का वर्णन कालिदास ने किया है, वो अपने आप में ही अद्भुत और निराला है। तो कालिदास के काव्य बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं और एक विद्वान जो हैं, उन्होंने कालिदास के बारे में कहा है, कालिदास गिराम सारम कालिदास सरस्वती चतुर्मुखो अथवा ब्रह्मा विदुर नान्य तो मादृश है। यानी कालिदास की जो वाणी है, उसके सार को आज तक सिर्फ तीन ही लोग समझ पाए हैं। एक तो खुद ब्रह्मा, दूसरे सरस्वती और तीसरे कालिदास। यानी बाकी लोगों को उनकी रचनाएं पूरी तरह से समझ ही नहीं आई हैं, इतनी असाधारण रचनाएं हैं। तो कालिदास जो हैं, उनका स्थान भारतीय साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मेघदूत को भी कालिदास की बहुत सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता है। इसमें कवि की कल्पना शक्ति, अभिव्यंजना शक्ति और भाव अभिव्यक्ति शक्ति को बहुत ही उत्कृष्ट स्तर पर प्रदर्शित किया गया है और ये प्रकृति के मानवीकरण का अद्भुत काव्य है। ये काव्य है, एक मेघ जो है वो मतलब एक यक्ष जो है वो मेघ के माध्यम से अपनी प्रेयसी को संदेश भेज रहा है और वो मेघ से क्या-क्या कह रहा है, तो मेघ को दूत बनाया गया है, इसके ऊपर ये काव्य वर्णित है। कालिदास के जन्म के स्थान को लेकर अनेक इतिहासकारों और विद्वानों के अलग-अलग मत हैं। कालिदास ने अपने खंड काव्य मेघदूत में उज्जैन शहर का जिक्र किया है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है और उज्जैन जो था, कालांतर में भारत के जो गुप्तोत्तर काल में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है और इतिहासकारों का ऐसा मत है कि इनका जन्म का स्थान उज्जैन है। जबकि कुछ इतिहासकार इनका जन्म उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में बताते हैं, जहाँ के लोग कालिदास को यहाँ का ही पैदा हुआ हुआ मानते हैं। कालिदास के विवाह के बारे में भी बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कालिदास का विवाह जो उस समय की प्रसिद्ध राजकुमारी विद्योत्तमा थी, उनसे हुआ था।
जो बहुत ही विदुषी थी, ज्ञानी थी। और कालिदास जो थे वो एक बहुत ही साधारण इंसान थे, बल्कि कहते हैं कि वो काफ़ी मूर्ख थे। और कालिदास और विद्योत्तमा की शादी को भी एक संयोग माना जाता है। राजकुमारी विद्योत्तमा को अपने ज्ञान पर, अपनी बुद्धि पर बहुत ज़्यादा गर्व था और वो कहती थी कि जो उनको शास्त्रार्थ में हरा देगा, वो उसी से शादी करेंगी। तो बहुत सारे ब्राह्मणों ने ऐसी प्रयास किए और वो विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ में हार गए। तो जब ये लोग जंगल से गुज़र रहे थे, तो कालिदास के बारे में कहा जाता है कि वो उसी पेड़ की डाली को बैठकर काट रहे थे, जिस पे बैठे थे उसी डाली को काट रहे थे। तो इन विद्वानों को लगा इससे बढ़कर परम मूर्ख कोई नहीं हो सकता। तो उन्होंने एक षड्यंत्र, एक प्लान रचा कि इस इनकी शादी विद्योत्तमा से करा दी जाए। और उन्होंने कहा था कि तुम तो सिर्फ़ चुप रहना या सिर्फ़ इशारों में बात करना, क्योंकि यदि वो बोलते, तो उनकी पोल खुल जाती। और बाकी जो है वो कार्य हम इंटरप्रेट करने का कार्य हम करेंगे। तो वो शास्त्रार्थ करने के लिए विद्योत्तमा को लेके गए और विद्योत्तमा कालिदास से मौन शब्दावली में इशारों से प्रश्न पूछती और कालिदास भी सांकेतिक भाषा में जवाब देते थे। तो विद्योत्तमा ने कालिदास से पूछा प्रश्न के रूप में खाली हथेली दिखाई। उनका मतलब था कि तत्व 5 हैं, परम 5 तत्व हैं। तो कालिदास ने सोचा कि ये मुझे थप्पड़ मारने के लिए दिखा रहे हैं, तो उन्होंने मुट्ठी को बंद करके घूंसा समझाया। तो कालिदास के इशारे से पता चलता है कि 5 इंद्रियाँ अलग-अलग हैं, लेकिन वो सभी मन से संचालित होती हैं। तो ऐसा इंटरप्रिटेशन किया विद्योत्तमा ने। इस जवाब से प्रभावित होकर विद्योत्तमा कालिदास से शादी करने के लिए राज़ी हो गईं। लेकिन कुछ ही समय बाद विद्योत्तमा को पता चल गया कि कालिदास एक महामूर्ख मंदबुद्धि इंसान है। तो उन्होंने कालिदास को कहा कि जब तक तुम पंडित नहीं बन जाते तब तक घर वापस ना आना। और कालिदास ने पंडित से अपमानित होने के बाद ये ठान लिया कि जब तक वह एक ज्ञानी पंडित नहीं बन जाते हैं, तब तक वह घर वापस नहीं लौटेंगे। और इसी संकल्प के साथ उन्होंने घर को त्याग कर दिया, माँ काली के उपासक बन गए। और माँ काली की कृपा और आशीर्वाद से जब वे परम ज्ञानी और पंडित बन गए और वो घर लौट कर आए, तो उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज लगाई और उस आवाज से उन्हें पता चला कि वो बहुत परम ज्ञानी हो गए। उन्होंने दरवाजा खटखटा के कहा था, कपाटम उद्घाट्य सुंदरी, दरवाजा खोलो सुंदरी। तो विद्योत्तमा ने चकित होकर कहा, अस्ति कश्चिद वाग विशेषे, ये तो कोई विद्वान लगते हैं। तो ये जो अस्ति कश्चित वाग विशेषे जो लाइन है, ये कालिदास के काव्यों की एक मतलब इसके तीनों चारों जो वर्ड्स हैं, अस्ति कश्चिद और वाग विशेष, इसको इन्होंने अपने काव्यों की शुरुआत करी। इसको उन्होंने अपनी पत्नी की जो भाषा थी, इसी से अपने काव्यों की शुरुआत की, क्योंकि वो पत्नी जो थी उनको अपना पथ प्रदर्शक और गुरु मानते थे। कुमार संभव अस्थि से शुरू होता है और मेघदूत का पहला शब्द है कश्चित कांता विरह विगुणा। और रघुवंश की शुरुआत वागार्था विव से होती है। तो इस तरह से उन्होंने अपने तीनों महाकाव्य जो थे, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की शुरुआत जो थी, वो इन्हीं लाइन्स के वर्ड से की थी, ऐसा माना जाता है। कालिदास की बहुत सारी रचनाएँ हैं, बहुत उनके ऊपर लोग विद्वानों ने उनकी रचनाओं पे भी बहुत कार्य किया है, जिसमें से जो सर्वश्रेष्ठ रचनाएँ हैं, उनमें से महाकाव्य उनके 2 हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है रघुवंश, दूसरा है कुमार संभव। रघुवंश जो वंश है, जो राम चंद्र का वंश था, उसका इतिहास है, जो राजा रघु से शुरू होकर रघु के पुत्र दिलीप, अज के पुत्र दशरथ, दशरथ के पुत्र राम और इस तरह से पूरे रघुवंश की कई वंशों तक का इतिहास इसमें दिया हुआ है। और बहुत सारे उपाख्यानों, बहुत सारी कथानकों से मिलकर बना हुआ है। इसमें राजा दिलीप और कामधेनु का आख्यान भी है। राजा विश्वामित्र का जन्म कैसे हुआ, उदय कैसे हुआ, किस तरह से राजा रघु ने किस तरह से सेवा की, किस तरह से इंद्र को हराया, इस तरह का सब बहुत सारी कहानियाँ इसमें वर्णित हैं। और ये इतिहास के संदर्भ में भी बहुत सारी जानकारी देता है। दूसरा जो उनका महाकाव्य है, ये कुमार संभव, ये शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म और उससे संबंधित घटना पर आधारित है। उस आख्यान को उन्होंने बेस बनाकर ये महाकाव्य रचा है। उनके 2 खंड काव्य भी हैं, जो जिन्हें खंड काव्य और महाकाव्यों में ये डिफरेंस होता है। महाकाव्य बड़े कथानक के काव्य होते हैं, जिसमें बहुत सारे पात्र और बहुत सारी टाइम जोन्स होते हैं।
लेकिन खंड काव्य जो है वो किसी छोटे कथानक को लेकर छोटा काव्य रचा जाता है। इसमें 2 बहुत इम्पोर्टेंट काव्य हैं, मेघदूत और ऋतुसंहार। मेघदूतम में जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक जो यक्ष है वो अपनी प प्रे जो शापित होने के कारण अपना समय हिमालय पे गुज़ार रहा है, वो अपनी प्रेयसी, अपनी यक्षिणी को संदेश भेजता है मेघों के माध्यम से। उसका बहुत ही सुंदर वर्णन भाव अभिव्यंजना के साथ कालिदास ने मेघदूत काव्य में किया है और इसकी जो अभिव्यक्ति है और जो प्रकृति का मानवीकरण है, ये बहुत बड़े गुण इनके काव्य में मिलते हैं। और अपनी इन काव्य की जो पार्ट्स हैं, जिसने मानवीकरण किया है या जिस तरह से उन्होंने छंदों का और अलंकारों का प्रयोग किया है, उनके कारण कालिदास को कहा जाता है मतलब जो अंग्रेज़ या ब्रिटिशर्स थे, वो उनको भारत का शेक्सपियर भी कहते थे। हालाँकि ये उपमा सही नहीं है क्योंकि शेक्सपियर का काल कहीं बाद का है कालिदास से। हाँ, शेक्सपियर को हम भारत का कालिदास शायद कह सकें। यानी विश्व के इतिहास में शेक्सपियर को स्थान प्राप्त है अंग्रेज़ी साहित्य में, वो स्थान भारतीय साहित्य में कालिदास को प्राप्त है, ऐसा कहने का मतलब है। ऋतुसंहार में कामदेव और उनके पति-पत्नी रति के साथ उनका नृत्य और उनका वर्णन, उसके बाद कामदेव के भस्म होने की कथा और इस ये कथानक जो है ऋतुसंहार का कथानक है। उनके 3 बहुत प्रसिद्ध नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम जो राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा पे आधारित है, जो महाभारत के शकुंतलोपाख्यान से ली गई है और दूसरा है मालविका अग्निमित्र। ये अग्निमित्र जो कहा जाता है शुंग वंश का शासक था, पुष्यमित्र शुंग का पुत्र, उनकी और मालविका की कहानी पर आधारित है। तो कहीं न कहीं प्रकारांतर में कालिदास के नाटकों में हमको राजनैतिक घटनाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। उनका कथानक जिस तरह से क्रिएट किया गया है, उसमें उस काल की राजनैतिक, सामाजिक और कई तरह की दशाओं की जानकारी हमको मिलती रहती है। और शायद यही कारण है कि भारतीय संस्कृति को समझने में, भारतीय ऐतिहासिक समाज को समझने में कालिदास के नाटकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तीसरा जो नाटक है उनका विक्रम ओर्वशीय, ये विक्रम और उर्वशी के संबंधों पर आधारित है। तो इस तरह से कालिदास की ये जो नाटक हैं, ये अपने आप में ये जो महाकाव्य, खंड काव्य और नाटक बहुत ही प्रसिद्ध हैं और कालिदास को ये एक अप्रतिम कवि बनाते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कालिदास की रचनाओं को विश्व में जिस तरह से शेक्सपियर को स्थान प्राप्त है, वो स्थान मिला हुआ है। तो आप आशा है आपने इस वीडियो को देखा होगा, इसको अधिक से अधिक संख्या में देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे ही चैनल पर आपको आपके पाठ्यक्रम से संबंधित, इतिहास से संबंधित अन्य वीडियोज़ भी देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।